आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 80 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस्त 81 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमन लाइक किया कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपकी इन छोटी छोटी काविशों से हमारा हौसला बढ़ता है। चले आए स्टोरी का आगाज करते हैं। सारे वाक़यात से बाखबर होते ही डिसोजा तहखाने का रुख करेगा और उसे इनाम जिंदा या मुर्दा हालत में मिल जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता कि हम अपना दिफा कैसे कर सकेंगे। पहली बात तो ये कि वो सिरे से तहखाने में आया ही नहीं। मैंने उसके हाथ सख्ती के साथ अपने चादू से हटाते हुए कहा। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि लाइट्स कॉटेज में बिला मुबालगा सैकड़ों की फौज पल रही है। फिर अचानक इनाम ही की तलाश क्यों शुरू की गई है? एक लंबी कहानी है। वो गहरा सांस लेकर बोला, अपने कमरे में चलकर बताऊंगा। उसे तहखाने में दाखिले के रास्ते को मामूल पर लाते हुए कहा, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा कमरा बंद नहीं है? मैंने सपाट लहजे में सवाल किया। था, लेकिन मैंने यहाँ आने से पहले ही एक हिसास इंस्ट्रूमेंट से चेकिंग करके 3 खुफिया ट्रांसमीटर्स को नाकारा किया है। अब हम वहाँ खुलकर बात कर सकेंगे। और अगर वापसी पर वहाँ कोई चौथा ट्रांसमीटर मौजूद हुआ? मैंने सवाल किया। उसने चौथे ट्रांसमीटर को एक इंतहाई गलीज और भोंडी काली देते हुए कहा, गुफ्तगू से पहले उसे भी देख लूंगा। यहाँ मैं पहले ही चेक कर चुका हूँ। फिर उसका लहजा अचानक ही मुल्तजियाना हो गया। सच बताओ, इनाम आया तो नहीं था तुम्हारे पास? लंबी कहानी है, मैंने उसी के लहजे में कहा। अपने कमरे में चलो, वही बात होगी। वो बेबसी के साथ मेरी तरफ देख कर रह गया और तहखाने के रास्ते को बंद करने वाले मैकेनिज्म की तरफ मुतवज्जा हो गया। रास्ता मजदूद करके वो वापस अपने कमरे की तरफ लौटा तो राहदारी में कहीं कोई गैर मामूली बात नजर नहीं आई। अपने कमरे में पहुंचकर उसने एक लहजे के लिए रफ्तार तलब निगाहों से मेरी तरफ देखा और मेरी गर्दन का ताइदी इशारा पाकर एक मेज की तरफ बढ़ गया। उसे इस नाम में मैंने उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बोलट कर दिया था। रहमानी ने मेज की दराज से एक छोटा सा चौकोर डब्बा निकाला और उसमें कुछ छेड़छाड़ करने के बाद उसमें लगा हुआ एंटीना बाहर खींच लिया। फिर वो उसमें लगी हुई एक नाब को घुमाता रहा, हत्ता कि उस डिब्बे में से हल्की सी रेडियाई गूंज सुनाई देने लगी और वो आले को आगे बढ़ाकर मुतात अंदाज में कमरे के एक ऐसे गोशे की तरफ बढ़ गया जहाँ एक अलमारी और खासा असबाब मौजूद था। उसी अंदाज में वो गोशे का जायजा लेते हुए मेरे करीब से गुजरा तो मैंने देखा कि स्याह रंग का वो प्लास्टिक का डिब्बा कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर था, जिस पर एक धीमी धीमी मुसलसल रेडियाई गूंज के साथ सब्ज रंग का एक नन्ना सा बल्ब चल रहा था। वो गूंज शायद उस आले की अपनी फ्रिक्वेंसी से ताल्लुक रखती थी और अगर उस कमरे में कोई और रेडियो ऑपरेटर्स मौजूद और ऑन था तो दोनों रेडियाई लहरों के तसादुम से उस आले पर सुनाई देने वाली आवाज में नुमाया तब्दीली रुनमा होनी चाहिए थी। बात सिर्फ इतनी थी कि ऑपरेटर्स उस आले की रेंज में आ जाता। रहमानी मुताद अंदाज में कमरे में घूमता हुआ जब एक दीवार के कार्नस के करीब से गुजरा तो अचानक ही उसके हाथ में मौजूद आले से सीटी की आवाज ऊपर लगी। उसी के साथ सब्ज बल्ब के पहलू में एक सुर्ख बल्ब बार बार चलने बुझने लगा। रहमानी के तेवर बदल गए और वो वहीं ठिठक कर रह गया। उसने अपने आले को कई बार आगे पीछे हटाया और बढ़ाकर सीटी की घटती बढ़ती आवाज से कोई नतीजा अखज किया और फिर उस कार्नस पर रखे हुए गुलदान पर हाथ डाल दिया जिसमें सूखे हुए गुलाबों की चंद पुरानी शाखें उड़ती हुई थी। उस दौरान मिन डिटेक्टर से मुसलसल सीटी की आवाज बुलंद होती जा रही थी। चंद सानियों की उलट पुलट के बाद रहमानी ने उन खुश्क शाखों को निकालकर गुलदान उलट दिया और एक नन्ना सा दहाती माइक्रोफोन उसकी हथेली पर आ गया। रहमानी उसे यूं पटी पटी निगाहों से देखता रहा जैसे वो माइक्रोफोन नहीं बल्कि किसी मोहलक बीमारी का जरसूमा हो। फिर उसने जुनून के आलम में उस माइक्रोफोन को फर्श पर डालकर अपने जूते की एड़ी से बेरहमी के साथ कुचल दिया। पहले ही जर्ब के साथ उसके अपने आले पर गूंजती हुई सीटी की आवाज मातूम होकर पहले जैसी धीमी धीमी गूंज में ढल गई। उस असना में रहमानी की आंखें खौफ से फैल चुकी थी और उसकी पेशानी मौसम की खनकी के बावजूद पसीने से भीग रही थी। माइक्रोफोन को कुचल कर नेस्तनाबूद करने के बाद वो थके हुए अंदाज में एक कुर्सी में गिर गया। क्या हुआ, क्या बात है? मैंने उसके करीब जाकर उसके चाहने पर हाथ रखते हुए नरमी से सवाल किया। शायद में तबाही का वक्त करीब आ गया। वो एक गहरा सांस देते हुए शिकस्त खोरता लहजे में बोला, कुछ बताओगे भी या यूं ही वाही तबाही बके जाओगे? मैंने उसीले लहजे में कहा, मैं मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में आ गया हूँ। वो थके हुए लहजे में बोला, 1 बजे कमरे से गया तो यहाँ कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद वापस आया तो मेरी लाइलमी में यहाँ 3 लासिल की ट्रांसमीटर छुपा दिए गए थे। दोबारा जाने से कबल मैंने रवा रवी में चेकिंग की तो वो तीनों हाथ आ गए। उन्हें तल्फ करके मैं तुम्हें लेने गया तो अब ये चौथा मौजूद था। मालूम होता है कि डिसूजा ने मुझ पर मुस्तकिल निगाह रखने का फैसला कर लिया है और इसकी कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। तुम्हारी दानिश में उसकी क्या वजह हो सकती है? फिलहाल तो इनाम की हमाकत नजर आती है। वो मुंह बनाकर बोला, 1 बजे से कॉटेज में उसकी तलाश जारी है। 1:30 बजे मुझसे दरियाफ्त किया गया था लेकिन मैंने लाइलमी जाहिर की थी। कहानी क्या थी उसकी? मैंने टटोलने वाले लहजे में सवाल किया। 10:30 बजे वो इत्तफाकन इधर आ निकला था।
उस वक्त मैं तुम्हें नीचे रवाना करके आया था। मेरा ख्याल था कि सब कुछ मालूम हो जाने के बाद वो ज्यादा खुलकर मुखालफत नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसे बता दिया कि तुम तफ्तीश के लिए तहखाने में उतरे हुए हो और सुबह के 3 बजे तुम्हारी वापसी होगी। वो ये सुनते ही भड़क उठा था। उसका ख्याल था कि तुमसे उस हद तक ताउन हमारी तबाही पर खत्म हो सकता है। उसका मशवरा था कि हम दोनों में से एक को तहखाने में उतर कर ये देखना चाहिए कि तुम वहां क्या कर रहे हो, लेकिन थोड़ी सी बहस के बाद वो कायल होकर खामोश हो गया और फिर खुशगवार फिजा में मुझसे रुखसत हो गया। फिर उसकी तलाश का किस्सा कब और कैसे शुरू हुआ। 1:30 बजे लाइट कॉटेज के सिक्योरिटी चीफ ने इंतकाम पर मुझसे राब्ता कायम किया था और इनाम के बारे में दरियाफ्त किया था। मेरे इल्मी के इजहार पर उसने बताया कि इनाम को अपनी सलामती की तरफ से कोई खतरा लाहक था। 11 बजे जब उसने सिक्योरिटी चीफ से इंतकाम पर बात की थी कि अगर वो 1 बजे तक दोबारा उससे बात करके अपनी सलामती की इत्तला न दे तो पूरी इमारत में उसकी तलाश की मुहिम का आगाज कर दिया जाए। 1 बजे से सिक्योरिटी चीफ को तशवीश लाहक होगी क्योंकि इनाम अपने कमरे में मौजूद नहीं था। जब उसने ये बताया कि लाइट्स कॉटेज में कोई सुराग न मिलने के बाद FX यानी तहखाने की तलाश में भी नाकामी हुई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये सब मेरी इल्मी में हुआ और तुम उस वक्त तक तहखाने में मौजूद थे, जबकि सिक्योरिटी चीफ ने मुझे तहखाने में किसी की मौजूदगी की इत्तला नहीं दी। आखिर तुम कहाँ थे और तुमने खुद को उसकी निगाहों से कैसे महफूज रखा? वो तो तहखाने के चिप्पे चिप्पे से वाकिफ है। तो उसकी कहानी सुनकर मुतमिन अंदाज में मुस्कुराए बगैर न रह सका। इन लोगों की आमद की भनक पाते ही मैं टार्चर सेल में नस्ब आहनी शिकंजे में घुस गया था। वो वहां भी आए थे, लेकिन सोच भी न सके होंगे कि शिकंजे में उनका एक मुजरिम पनाहगुज़ीर है। मुझे वो तदबीर न सूझती तो उस वक्त पाबजोला डिसूजा के कदमों में पड़ा होता। लेकिन इनाम कहाँ गया? तहय्युर अमेज लहजे में बोला। सिक्योरिटी चीफ से बात होने के बाद मैंने तो यही अंदाजा लगाया था कि वो मुझसे रुखसत होकर तुम्हारे ताक़ुब में निकल गया और फिर शायद अपनी किसी हमाकत की बिना पर तुम्हारे दाम में आ गया। अगर तुम आईनी शिकंजे में छुप गए थे तो वो कहाँ गया? हो सकता है कि मुलाजमाओं में से किसी के क्वार्टर में नशे में दूध पड़ा हो। सुबह नदामत के आलम में आंखें मलता नमूदार हो और सारी कहानी खत्म हो जाएगी। वह हंसने का कष्ट किए बगैर रस्मी अंदाज में गोया हिनहिनाया, फिर अपने मखसूस चुपते हुए लहजे में बोला, तहखाना सिक्योरिटी चीफ के लिए भी आम हालात में ममनू है। उसने लाइट्स कॉटेज के चप्पे चप्पे को छाने बगैर उतर का रुख नहीं किया होगा। लेकिन सवाल ये है कि इनाम तुमसे भी नहीं टिक रहा तो फिर कहाँ गया? हो सकता है कि डिसूजा के कहर के खौफ से भागी निकला हो। नामुमकिन है। वो सर को इनकारी अंदाज में जुम्बिश देते हुए बोला, फाटक के अलावा लाइट्स कॉटेज से निकासी का कोई रास्ता नहीं है और जब तक सिक्योरिटी वालों को किसी के बारे में पेशगी इत्तला ना हो वो बाहर कदम भी नहीं रख सकता। इनाम लापता है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि मेरा कमरा क्यों बक करवाया जा रहा है। सामने की बात है, तुम्हारे और उसके मरासिम बहुत करीबी थे। अगर वो गायब है तो तुम्हारी जात से इस सिलसिले में मदद मिल सकती है। हो सकता है कि डिसूजा इस बारे में तुम्हारी किसी साजिश के इम्कानात पर सोच रहा हूँ। फिर मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ? उसने अपनी हथेलियां रगड़ते हुए सवाल किया। कुछ भी नहीं, मैंने बेपरवाही से कहा। जो कुछ भी हो रहा है इसमें ना तुम्हारी नीयत का दखल है और ना इरादे का। जल्द या देर ये लोग किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और वो नतीजा तुम्हारे हक में होगा। इसका बड़ा मुबहम सा इम्कान है। वो मायूसाना लहजा में बोला। वो क्यों? मेरे लिए उसका मायूसाना लहजा गैर मुतवक्का साबित हुआ था। सामने की बात है, वो फीकी हंसी के साथ बोला, मैंने चंद घंटों के वक्फे में 4 ट्रांसमीटर्स ज़ाया किए हैं। मैं अपनी इस हमाकत का कोई जवाब पेश न कर सकूंगा। किसी जवाब की जरूरत ही नहीं। बात निकले तो डिसूजा को खुद ही बता देना कि तुमने अपने कमरे में इस किस्म के मुश्तबा आलात दरियाफ्त किए थे। मुनासिब समझो तो अपने शुबहात का बोझ नाम पर डाल सकते हो। और अगर वो मिल गया? उसने सवाल किया। उसकी खुशफहमी पर मैं दिल ही दिल में हंस कर रह गया और संजीदगी के साथ बोला, अभी तो तुम्हें फौरन ही जवाबदेही से बचना है। जब वो आएगा तो कोई दूसरी राह निकाली जाएगी। हो सकता है कि इनाम की तलाश की मुहिम में तुम्हारे कमरे का रुख भी किया गया हो। वो चंद सानियों की खामोशी के बाद पुरख्याल लहजा में बोला, अपनी गैर हाजिरी के बारे में क्या जवाब पेश करोगे? तो क्या मामला इतना बढ़ चुका है कि आम तलाशी की नौबत आ गई? मैंने चौंक कर सवाल किया। आम तलाशी तो नहीं शुरू हुई, लेकिन तुम नए आदमी हो। अंदर के किसी आदमी का यूं अचानक लापता होना भी नई बात है। हो सकता है कि तुम्हारा कमरा खास तौर पर देखा गया हो। उसने पुरतशवीश लहजे में कहा। बाद मुझे ख्याल आया कि मैंने रमानी के सामने डिसूजा के नुमाइंदे का सवांग रचाकर उसे ठोस में लिया हुआ और इस मरहले पर डिसूजा की तरफ से बाजपुर्स के इम्कान पर मेरी परेशानी रहमानी को मेरी तरफ से शुबहत में मुब्तला कर देगी। लिहाजा मैं फौरन ही बेपरवाना अंदाज में हंस दिया। तुम भूल रहे हो कि उसने मुझे आखिरी 2 अमवात की तफ्तीश की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। इस बारे में मुझे रात के अंधेरे में बहुत कुछ करना पड़ रहा है। वो सर हिला कर रह गया। फिर अब तुम यहीं रुकोगे या अपने कमरे में वापस जाओगे? मेरा लौट जाना ही बेहतर रहेगा, मैंने कहा और उससे हाथ मिलाकर वहां से निकल गया। लाइट्स कॉटेज में बज़ाहिर हालात मामूल पर थे, लेकिन मैं वहां रूनमा होने वाले ताज़ा तरीन वाक़े से आगाह था। इसलिए मुहाफिजों की गैर मामूली मुस्तैदी और भागदौड़ मुझसे पोशीदा न रह सकी। उनकी 1-2 नफरी टोली मुझे नजरअंदाज करती हुई गुजरती, लेकिन एक जमात ने मुझे रोक ही लिया। शनाख्त। उनके लीडर ने हस्ब तवक्का सख्त लहजे में मुतालबा करते हुए अपनी हथेली आगे बढ़ा दी।
मैंने खामोशी के साथ अधखुली आंख वाला नुकरी तमगा जेब से निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। उस वक्त एहसास जुर्म के तहत मेरे दिल की धड़कनें यकबयक तेज हो गई थी और मैं ये सोच रहा था कि मेरे लिबास पर उन्हें कहीं कोई गैर मामूली शिकन या दाग नजर आ गया तो मेरे लिए दुश्वारियां पैदा हो जाएगी। यूं तो सब ही मेरी तरफ निगरान थे, लेकिन उनका लीडर चुभती हुई नाकदाना निगाहों से मेरा जायजा ले रहा था। नाम क्या है? उसने शनाख्ती तमगा मुझे वापस लौटाते हुए इश्तबाह अमेज लहजे में सवाल किया। लेकिन शनाख्त के बाद तुम्हारा यह सवाल शायद गैर जरूरी है, मैंने एहतजाज अमेज लहजे में कहा। कहाँ से आ रहे हो? उसने मेरे एहतजाज को नजरअंदाज करते हुए अगला सवाल चढ़ दिया। एक खास काम से लौटा हूँ। शायद तुम्हें इल्म नहीं कि सूर्य गरूब होने से तुलू होने तक गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलना मना है, उसने चुपते हुए लहजे में कहा। इस दौरान में उसका दाहिना हाथ अपने होस्टर पर पहुंच चुका था। मैं यहाँ नया जरूर हूँ, लेकिन इतना भी अजनबी नहीं कि तुम मुझे पढ़ाना शुरू कर दो। इस बार मेरा लहजा भी तुरुश हो गया। यकबयक उसके चेहरे पर नरमाहट फैल गई और उसने मुस्कुराते हुए पिस्तौल के दस्ते से हाथ हटा लिया। मैं मुआज़रत खा हूँ, दरअसल यहाँ कुछ इमरजेंसी हो गई है, तो उस इमरजेंसी के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। मैंने तल्ख लहजे में कहा। क्या अब मैं जा सकता हूँ? जरूर जाओ। वो मेरी तरफ से निगाहें हटाए बगैर बोला। हमें हर वक्त आंखें खुली रखना पड़ती हैं कि सारी एहतियात के बावजूद हमें कहीं कोई काली भेड़ ना आ गई हो। आज तो मालूम हो रहा है कि कोई भेड़िया ही घुस आया है। मैं तंजिया लहजे में कहता हूँ अपनी राह पर आगे हो लिया। कमरे में पहुंचा तो सब कुछ यूं का तूं मौजूद था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि जब रहमानी जैसे पुराने और मोतबर आदमी को नहीं छोड़ा गया तो मेरे कमरे को भी मुआफ नहीं किया गया होगा। वहाँ यकीनी तौर पर ऐसे हालात पोशीदा थे जिनके सहारे शायद मेरी सांसों के जीरो बम भी कहीं सुने जा रहे होंगे, लेकिन मैं वहाँ तनहा था, लिहाजा मुझे ऐसे हालात की कोई फिक्र नहीं थी। एक बड़ी और खतरनाक मुहिम से बाहिफाजत वापसी की खुशी में मैंने अपने मैदे में कुछ सियाल बदखसाल अंडेला और फिर इंतकाम की तरफ मुतवज्जा हो गया। आम हालात होते तो किसी से राब्ते के लिए वो इंतहाई नामुनासिब वक्त था, लेकिन मुझे कभी उम्मीद थी कि नाम की पुरस्कार गुमशुदगी ने डिसूजा को बिस्तर में न रहने दिया होगा। उससे कबल के वो मालूमात हासिल करने की नीयत से मुझसे रुजू करता। अगर मैं उस पर हावी होकर अपनी कहानी सुना डालता तो कम अज कम अगली रात ढलने तक मेरे लिए खतरात टल सकते थे। इंतकाम पर 3 सिफर डायल करते ही दूसरी तरफ से हस्बे तवक्का डिसूजा की बोझल और सर्द आवाज सुनाई दी थी। मैं डैनी बोल रहा हूँ बास, मैंने महकूमाना लहजा इख्तियार करते हुए कहा। तो तुम अपने कमरे में लौट आए। रिसीवर पर उसकी गुर्राहट गूंजी। पिछले निस्फ घंटे में मैं 3 बार तुम्हारे कमरे में ट्राई कर चुका हूँ। आई एम सॉरी बास, मैंने मुदाफाना लहजा में कहा। मैं अभी कमरे में वापस लौटा हूँ। मुझे तफसीली इतला मिल चुकी है। और उसकी आवाज में खटकने कुत्ते की गुर्राहट बरकरार थी। किसी खास मिशन से लौट रहे थे तुम, और वो मिशन तुम्हें किसने सौंपा था? एक लहजे के लिए मुझ पर खौफ की लहर तारी हुई। आवाज से जाहिर हो रहा था कि उसके तेवर अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरे लिए वही सबसे कठिन इम्तिहानी मरहला था। आज मुझे सांपों वाले मामले में अहम कामयाबी की उम्मीद थी। मैंने दिल कड़ा करके पुरस्कून लहजे में जवाब दिया। ओह, तुम मेरे ही हुक्म की बजावरी में लगे हुए थे। उसका लहजा वाज़ेह तौर पर तलख और तंजिया था। जहमत ना हो तो फौरन मेरे पास चले आओ, जरा मैं भी तो सुनूं कि तुम कौन सा तीर मारने वाले थे। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता होने की आवाज़ सुनकर मैंने भी रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। डिसूजा जो कुछ कर रहा था उसका मनसब के एतबार से दुरुस्त था, क्योंकि लाइट्स कार्टेज का सरबराह होने की हैसियत से अमारत और वहाँ मामूर अमले के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी उसी पर आयद होती थी, और मैं अपने मकसद के साथ मुखलिस था। फेयरलाइट के साथ मेरी मिली भगत का मकसद ही यही था कि मैं उन्हें अपनी तरफ से भूल में मुब्तला करके न सिर्फ उन्हें ज़िद पहुँचाऊँ, बल्कि उनके दरमियान रहते हुए ऐसी मालूमात इकट्ठी करूँ जो उस सफाक और मजबूत तंजीम की बुनियादों पर कारी वार करने के सिलसिले में मददगार साबित हो सके। लिहाजा मैं फौरन डिसूजा के दफ्तर की तरफ चल दिया। वो अपने दफ्तर में मौजूद था। उसकी आंखों में खुमार के डोरे तैर रहे थे। मुशरे पर जल्लाट के आसार दूर ही से देखे और महसूस किए जा सकते थे। शायद उसे अपनी रात की बर्बादी पसंद नहीं आई थी। तुम्हें इल्म है कि आज लाइट्स कार्टेज में क्या हुआ है? मुझे देखते ही उसने बिफरे हुए लहजे में सवाल किया। खैर मामूली बात जरूर महसूस की है, लेकिन असल वाक़े के बारे में किसी से बात नहीं हो सकी। मैं धीमे लहजे में कहा, जैसे अपनी लाइल्मी पर नदामत का इजहार कर रहा हूँ। तुम कब से बाहर थे और कहाँ थे? उसने बराह रास्त से मेरी आंखों में देखते हुए सवाल किया। आज शाम इनाम पर मेरा हाथ पड़ गया था। मैं धड़कते दिल के साथ अपनी कहानी छेड़ दी। मैंने निचले हमले से जो कुछ मालूम किया उसकी रोशनी में यह बात साबित होगी कि जहरीले सांपों का शिकार होने वालों में एक बात मुश्तरक थी कि वो किसी न किसी बिना पर इनाम से मुखासमत मोल ले बैठे थे। फिर शाम को इनाम एक जगह टकरा गया। वो अकेला था। मैंने उसे बताया कि मैं उसकी सारी हरकतों से वाकिफ हो चुका हूँ और वो जल्द ही अपने कैफरे किरदार को पहुंचा दिया जाएगा। पहले तो उसने चिराग पा होने की अदाकारी शुरू कर दी। मुझे जान से मार डालने की धमकियां देने लगा। जब मैंने मरने वाले आखिरी 2 बदनसीबों के ऊपरी धड़ पर सांपों के डसने के निशानात की मौजूदगी का जिक्र किया तो यक बयक सरा सहमा हो गया। उस वक्त तक वो समझ रहा था कि निशानात के मकाम पर लाइट्स कार्टेज में किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। इन इंकशाफात पर धमकियां भूलकर खुशामद पर उतर आया। उसने कस्में खाकर कहा कि उन वारदातों से उसका कोई मुफाद वाबस्ता नहीं था। उसने बताए गए अफराद पर सांप जरूर फेंके थे, लेकिन उसके बकौल उसने वो कार्रवाई कार्टेज के किसी जिम्मेदार के हुक्म पर की थी। उस वक्त वो उजलत में था। उसने वादा किया कि वो रात 1 बजे मुझसे रहायशी क्वार्टरों से मुलहक्का पार्क में
मिलकर बिला का मुकास सब कुछ बता देगा और उसी के साथ एक केस भी लाएगा जिसे सुनकर अंदाजा लगाया जा सकेगा कि उससे काम लेने वाला कौन था। बकवास। वो गुस्से में हाथ झटकर हो रहा। कार्टेज की तमाम तर जिम्मेदारी मेरी है और इनाम बराह रास्त मुझे जवाब देता। हद ये है कि मेरी गैर हाजिरी में सारे इख्तियारात उसी को हासिल थे। फिर उसे मजबूर करने वाला कहाँ से पैदा हो गया मुझे नहीं मालूम। मैं यहाँ के निज़ाम से लाइल हूँ। ये तो उसी की कहानी थी। फिर एक वजह क्या हुआ? वो जिलाऊ लहजे में बोला। वो पलटा ही नहीं। मैंने मायूसाना लहजे में कहा, थोड़ी देर कबल मैं थक हार कर वापस लौट रहा था तो रास्ते में मुहाफिजों ने रोक लिया। वापसी पर मेरा इरादा तुम्हें मुतल्ला करने का था। वापसी पर? वो बंदायु लहजे में बोला। इनाम से प्रोग्राम तय होने के बाद तुमने मुझसे राब्ता कायम क्यों नहीं किया? वो बहुत खौफजदा हो गया था। शायद उसने मुझ पर निगाह रखने की कोशिश भी की हो। मुझे डर था कि उसे अफशाए राज का शुबा भी हो गया तो न सिर्फ बना बनाया खेल भी कर जाएगा बल्कि मैं किसी नागहानी हादसे का शिकार हो सकता था। ऐन मुमकिन था कि मुझे भी किसी जहरीले सांप का निशाना बनाने की कोशिश की जाती। तुमने मेरे अहकामात से सरासर इनहिराफ किया है। मैंने खुद तुमसे कहा था कि पूरे सबूत के बगैर इनाम या रहमानी पर हाथ डालने की कोशिश नहीं करूंगा। फिर तुम उससे बराह रास्त क्यों उलझ बैठे? बस हालात या फिर मेरे मुकद्दर की गर्दिश। मैंने नदामत आमेज लहजा में कहा, मेरा तो ख्याल था कि मैं तुम्हारे लिए एक अहम कारनामा सर अंजाम दे सकूंगा लेकिन वो शायद आखिरी लम्हात पर चुकन्ना हो गया था। शायद ये जानकर तुम्हें ज्यादा खुशी न होगी कि वो पुरस्कार हालात में लापता हो गया। उसने तल्ख लहजे में कहा, नहीं। मैंने बुरी तरह चौंकने की कामयाब अदाकारी की। यहाँ से वो कहाँ जा सकेगा? लाइट्स कार्टेज का चप्पा चप्पा छान मारा गया है लेकिन उसका कहीं सुराग नहीं मिला। ऐसा मालूम होता है जैसे उसे जमीन निकल गई हो या आसमान खा गया हो। उसने 11 बजे शब खुद ही सिक्योरिटी चीफ को इंटरकॉम पर बताया था कि अगर वो 1 बजे तक खुद दोबारा उससे रजू करके अपनी खैरियत की इतला न दे तो उसकी तलाश शुरू कर दी जाए। मामला वाकई संगीन नजर आता है। मैंने पुरतशवीश लहजे में कहा। इसका मतलब हुआ कि मुझसे मुलाकात के बाद उसने खुद को खतरे में महसूस करना शुरू कर दिया था। 1 बजे वो मुझसे मिलने वाला था और उसने सिक्योरिटी चीफ को भी वही वक्त दिया था। मैं लहजा भर के लिए खामोश हुआ। डिसूजा पाड़ खाने वाली निगाहों से मुझे घूरे जा रहा था। बात बिल्कुल सीधी उस सामने की थी। रहमानी के बरक्स इनाम को मुझ पर भरोसा नहीं था। जब उसे इल्म हुआ कि रहमानी ने मुझे बाला ही बाला तहखाने में उतार दिया है तो उसने डिसूजा की नजरों में सुरखरुई हासिल करने के लिए रहमानी को एतमाद में लिए बगैर मुझे रंगे हाथों पकड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन उसे यह अंदेशा भी रहा होगा कि कहीं तहखाने में वो किसी साजिश का शिकार होकर अपनी बर्तरी न खो बैठे। उसी वजह से उसने मुनासिब वक्फा देकर सिक्योरिटी चीफ को होशियार कर दिया। उसे यकीन रहा होगा कि ऊपरी इमारतों की नाकाम तलाशी के बाद लाइट्स कार्टेज के मुहाफिज तहखाने का रुख भी करेंगे और अगर वो मेरी कैद में हुआ तो नफरी के बल पर उसे आज़ाद करवा लेंगे। लेकिन उस बदनसीब को ये इल्म नहीं था कि लाइट्स कार्टेज की जेर जमीन तामीरात वहीं तक महदूद नहीं थी जहां वो समय रहा था। मैंने यह रास्ता दरियाफ्त करके आगे बढ़ा तो मैंने इरादे के बगैर दरमियानी रास्ता खुला छोड़ दिया था जो इनाम के लिए चूहेदान साबित हुआ। तहखाने में उतरने के बाद एक नई राह नजर आई तो वो उस पर बढ़ गया और शायद फितरी तजस्सुस से मजबूर होकर छेड़छाड़ करते हुए नए रास्ते को उसके बटन के जरिए बंद करने में कामयाब हो गया और वही उसके मुकद्दर की राह थी जिसे उसने खुद ही बंद कर दिया था। अगर वो रास्ता खुला रहता तो मुकर्रर वक्त गुजरने के बाद इनाम की तलाश में तहखाने में उतरने वाले मुहाफिज भी उधर बढ़ते चले आते और फिर वो सब मुझे घेर कर बेदस्तो पा कर सकते थे। मेरे अज़ाम बेनकाब हो जाते और शायद लाइट्स कार्टेज ही के किसी गोशे में मुझे किसी गड्ढे में दबा दिया जाता। इनाम के नया रास्ता बंद करने के सबब बाजी मेरे हक में हो गई थी। मेरी जगह वो मौत की अंधी और बेरहम वादियों में चला गया था। हद ये कि उसकी लाश नंबर 3 के एक कमरे में मकफिल थी। मैं वहां डिसूजा के साथ उसकी जिंदगी के इम्कानात पर गौर कर रहा था। हो सकता है कि वो मुझसे मुलाकात के लिए अपनी बेगुनाही के सबूत जमा करता फिर रहा हो और उसी बारे में उसे अपनी जिंदगी का खौफ हो। वो जिस किसी के लिए काम कर रहा था वही बता सकेगा कि इनाम कहाँ है। मैं इस कहानी पर एतबार नहीं कर सकता। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला और मैंने महसूस किया कि उसके अल्फाज इनाम के बारे में क्या थे। शायद मेरे बारे में उसकी शुबहात तहनिशी हो चुके थे। महफिल बदी जो कुछ कहता चला गया वो उस हद तक मुदल्लल था कि डिसूजा उस पर कहीं मेरी गिरफ्त न कर सका था। उसे मैंने यहाँ जो मकाम दिया था उसके पेशे नज़र इनाम पर धोस और दबाव नहीं डाल सकता था। यह हो सकता था कि साथ मिलकर लाइट्स कार्टेज में मुतवाज़ी क़यादत के लिए वो सतह हमवार कर रहा और आखिर में उनमें इख्तलाफात रूनमा हुए हो। हो सकता है कि इनाम का साथी तेज चल रहा हो और इनाम उसका हम नवा ना हो। देखना यह होगा यहाँ उसका शरीके कार कौन था। मैं समझ रहा हूँ। मैंने अपने सर को तोफीमी अंदाज में जुम्बिश देते हुए कहा, दुश्मन के बजाय इनाम के दोस्तों पर निगाह रखी जाए तो रहमानी का नाम उभर कर सामने आता है। वही उससे बेहद करीब था। डिसूजा ने बढ़कर अपना दाहिना हाथ मजबूती के साथ मेरे शाने पर रख दिया। तुम नताइज सही अखज़ करते हो। यह सब मुझे इन दोनों की चपकलेज का शाखसाना नजर आता है। लेकिन उसने इनाम को कहाँ कैद किया है? वो भी उस तरह के किसी के कानों में उसकी भनक तक नहीं पहुंच सकी। वो किसी भेड़िए की तरह अपने सफेद सफेद दांतों की कतारें चमकाते हुए हंसा। दुश्मनी में इंसान हर लम्हे चौकन्ना रहता है।
एतमाद में बहुत बुरी तरह मार खा जाता है। मेरे आदमी पूरी इमारत खंगाल चुके हैं, अब उन्हें गटर लाइन के हर मेन होल में भी झांकना पड़ेगा। हो सकता है कि उसे मारकर किसी गटर में फेंक दिया गया हो। इसका मतलब है कि अब रहमानी ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। मैंने हैरत और बेयकीनी के साथ कहा, ऑब्जर्वेशन? वो बेरहमाना अंदाज में हंसा। मैं यहाँ आपस में कुछ तो खून की इजाजत नहीं दे सकता। इनाम की लाश दस्तयाब होते ही मैं रहमानी को दूसरों के लिए बरत बना दूंगा। वो आसानी से तो इकबाल जुर्म नहीं करेगा। ये कानून की अदालत नहीं है जहाँ सजा देने के लिए मुल्ज़म का इकबाल जुर्म जरूरी होता है। लाइट्स कार्टेज में मेरी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज कानून होता है। इनाम की लाश मिल जाने का मतलब ये हुआ कि सब कुछ उसी तरह हुआ होगा जैसे मैंने सोचा है। लाश की बाजियाबी के बाद वो खुद भी अपना इस्तरारी रद्द-ए-अमल न छुपा सकेगा। मैं खामोश रहा। चंद सानी के सुकूत के बाद वो फिर बोलने लगा, अब उजाला फैलने वाला है। मेन होलों की तलाशी कल रात के अंधेरे में ली जाएगी। बाहर की रोशनियां गुल रहेगी ताकि किसी को इल्म ना हो सके कि बाहर क्या हो रहा है। मेरा दिल मुसर्रत से कनपट्टियों में धड़कने लगा। कुदरत उसकी जुबान से वही कुछ कहलवाती जा रही थी जो मैं चाह रहा था। मैं बस अगली रात तक हालात को तातुल का शिकार रखना चाहता था। एक बार मैं स्टाफ कार में सवार होकर लाइट्स कार्टेज के आईनी फाटक से निकल जाता तो मुझे परवाह भी ना होती कि वहां क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। हो सकता है कि इस दौरान में किसी गटर से उठने वाला ताफुन खुद ही लाश की निशानदेही करते। वो कह रहा था, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं कि यह प्रोग्राम अपनी जात तक महदूद रखना। जुबान खोली तो रहमानी से पहले तुम्हें सफा कर दूंगा। इस दरमियानी मुद्दत में तुम रहमानी से करीब होने की कोशिश करो। शायद वो तुमको चारा बनाने की नीयत से कुछ खुल जाए। मैं नया आदमी हूँ, वो मुझ पर मुश्किल ही से एतमाद करेगा। मैंने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी यही है कि तुम यहाँ नए हो। रहमानी यहाँ अगर कोई चक्कर चला रहा है तो इनाम को खो देने के बाद उसे शिद्दत से किसी साथी की तलाश होगी। पुराने आदमियों की फितरत और वफादारियों से वो अच्छी तरह वाकिफ है। तुमने सही अदाकारी की तो वो तुम्हें अपनी सलाहियतों से मरूब करने की कोशिश कर सकता है। मैं सुबह उससे मिल बैठने की कोशिश का आगाज कर दूंगा। कोई आम खबर हो तो तुम बराह रास्त मेरे पास आ सकते हो। मैंने सर को कदरे कम दिया और वापसी के लिए मुड़ गया। खौफ और बेयकीनी के आलम में शुरू होने वाली वो मीटिंग पूरी तरह मेरे मकासद में हम आहंग रही थी। मेरी सुजा की निगाहों में न सिर्फ खुद को हर किस्म की शुबहत से बालातर रखने में कामयाब हो गया था, बल्कि खासी हद तक उसका एतमाद भी जीत लिया था। उससे तफसीली मुलाकात के बाद मुझे यकीन हो गया था कि अगले 16-17 घंटों तक लाइट्स कार्टेज की सूरत हाल में कोई नुमाया तब्दीली रुनमा नहीं होगी। इस दौरान में मुझे बहुत मोहतात रहकर अपना वक्त गुजारना था, जिसके बाद मैं वीरा लाइट से मिलने के लिए रवाना हो जाता। मुझे उम्मीद थी कि वीरा लाइट से मुलाकात के बाद मुझे दोबारा लाइट्स कार्टेज में नहीं आना था। अगली सुबह लाइट्स कार्टेज के मामूलात में बज़ाहिर कोई तब्दीली रुनमा नहीं होती। शायद इनाम की गुमशुदगी की खबर को राज ही रखा गया था, वरना हर तरफ चहमगोइयां जरूर शुरू हो जाती। अपने महतहत अमले को हदायत देते हुए मेरे और रुखसाना की निगाहें चार हुई तो उसके लोगों पर आसूदा से मुस्कुराहट जमी हुई थी और वो दिलफरेब अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी। न जाने ये उसकी सायराना नजरों में समाया हुआ सरूर था या मेरे दिल में मौजूद उसके लिए तशक्कुर के जज्बात के काम तकसीम करते हुए मैंने दानिस्ता उसे दफ्तर में फूलों की तब्दीली का काम सौंप दिया, जो सबसे आसान और मुख्तसर था। उस वक्त मेरा बस चलता तो उसे सिरे से कोई काम ही न देता। लेकिन लाइट्स कार्टेज में काम के वक्त काम और तफरी के वक्त तफरी का ज़ाब्ता बहुत सख्ती के साथ नाफिज था, जिसकी खिलाफ वर्जी की शिकायत होने पर कड़ी बाज़पुरस हो सकती थी। रुखसाना मुतनासिब आज़ा और खुश शक्ल लड़की थी। मैट्रिक तक तालीम याफ्ता होने के बाद सुलझी हुई और खुश गुफ्तार भी थी। फिर पिछली रात मैंने जो वक्त उसके साथ गुजारा वह हर एतबार से खासा खुशगवार था, लेकिन सुबह सवेरे उस पर यूं मेहरबान होने का ताल्लुक उनमें से किसी बात पर नहीं था। उसके बावजूद मैं उसके साथ मजीद कुछ वक्त गुजारना चाहता था। लाइट्स कार्टेज मुद्दों से मेरे लिए एक नाकाबिल तस्खीर कला बना हुआ था, चाहे इंसान तो कुछ अजनबी परिंदे भी पर नहीं मार सकते थे। और इस समाज के वसीलों में ही कहीं मेरी बड़ी माँ ने अपनी आखिरी जिंदगी के बतेरे दिन गुजारे थे। मेरा बड़ा भाई तुकीर इस तंजीम का आलाकार था और आखिरकार उसी तंजीम के लिए काम करते हुए अपने एक बड़े के हाथों बेरहमी के साथ मारा गया था। जिन दिनों में खुले बंदों तंजीम के मफादात के खिलाफ काम कर रहा था, उससे बहुत पहले तुकीर को कठपुतली की तरह यूं इस्तेमाल किया गया कि मैं उसको तंजीम का सरबराह समझने लगा। तुकीर मार डाला गया था और बड़ी माँ का कुछ पता न चल सका। लाइट्स कार्टेज वालों ने उनके वजूद ही से इनकार कर दिया। मरे हुओं को अपने हाथों से मिट्टी दे दी जाए तो दिल को करार आ जाता है कि आने वाला अपनी असल को लौट गया, लेकिन जीते जागते इंसान जब अपना कोई निशान या सुराग दिए बगैर अचानक बेनिशान हो जाए तो खलच कभी नहीं जाती। ये मेरी खुश नसीबी और मुकद्दर की यावरी थी कि मैं लाइट्स कार्टेज में दाखिल होने में कामयाब हो गया था और अब मैं ना मजबूर था ना मैसूर। असल मुहिम से जरा सा ज़हनी सुकून मुयस्सर आते ही मुझे लगा था कि लाइट्स कार्टेज में वो मेरा आखिरी दिन था। मैं अपने पीछे जो हालात छोड़े जा रहा था उनका उकदा खुलने के बाद मेरा दोबारा वहां आना नामुमकिनात में से था। इन्हीं ख्यालात में डूबा हुआ मैं मुख्तलिफ मकामात पर अपने अमले की कारकर्दगी का जायजा लेता हुआ नंबर 1 का इमारत के अकब में वाक़े वसी और अरीज पार्क में पहुंचा तो रुखसाना दहते हुए गुलाबों के कंज के पास
घास पर बैठी काम कर रही थी। उसकी पुश्त मेरी जानिब थी, इसलिए मैं यह न देख सका था कि वो किस काम में मशगूल थी। क्या हो रहा है यहाँ? नरम घास पर बेआवाज चलते हुए मैं उसके करीब पहुंचकर बोला तो वो चौंक गई और मुड़कर मेरी तरफ देखने लगी। उसके हाथ में ताज़ा फूलों से बना हुआ एक गुलदस्ता मौजूद था जिसमें वो सुर्ख गुलाब सजा रही थी। काम अभी तक खत्म नहीं हुआ तुम्हारा? मैंने हैरत से पूछा। काम दिया ही क्या था तुमने? वो पुरफरेब मुस्कुराहट के साथ बोली। 3 कमरों से फारिग होने में आधा घंटा भी मुश्किल से लगता है। उसके बाद क्यारियों से फूल चुनती रही थी। ये किस खुश नसीब के लिए है? मैंने वहीं उससे जरा दूर घास पर बैठते हुए सवाल किया। तुम्हारे कमरे में सजाऊंगी, वो धीमे से बोली। कमरा बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत है। अंदर कदम रखते ही पता चल जाता है कि वहां कभी किसी औरत को हाथ नहीं लगा, इसीलिए कल तुम्हें मेहमान बनाया था। अब तो हर जगह औरत के हाथ लग चुके हैं। उसने बेसाख्ता निगाहें चुरा कर सर झुका लिया और उसी लम्हे मेरे दिल में उसके लिए एहतराम का जज्बा जाग उठा। वो न जाने कैसे और कितने समझौतों के तहत जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन उसके मन में चोर अभी तक छुपा बैठा था कि वो जो कुछ कर रही थी वो गलत था और गलती का यही एक एहसास इंसान को जानवरों की सबसे आगे निकाल ले जाता है। तुम्हारे दोस्त को पता चल गया तो नाराज हो जाएगा, मैंने उसे छेड़ा। फूल लेने देने से कुछ नहीं होता, ये तो बस एक इजहार होता है कि कौन किसके बारे में क्या सोचता है। जिंदगी के सफर में हर एक की राह जुदा होती है। बतेरे रास्ते तो उम्र भर एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलते। हाँ, जब कभी कोई थक कर कहीं कुछ सोचता है तो उसे किसी के दिए हुए रंग बिरंगे फूल याद आते हैं और वो पुरानी यादों पर मुस्कुरा देता है। भाई यही इन फूलों की कीमत होती है, ना इससे कम और ना इससे ज्यादा। खालिद भी यही जानता है, वो जरा भी बरम नहीं होगा। तुम तो अच्छी खासी तकरीर कर लेती हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि हमारा मायार तालीम इतनी तरक्की कर चुका है। मजाक ना उड़ाओ मेरा, वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली। किताबों में तो बस सर्द और सपाट अल्फाज होते हैं, बिल्कुल पत्थरों की तरह बेचान। इन लफ्जों को कुव्वत उन जज्बों से मिलती है जो इनकी पुष्ट पर कार फरमा होते हैं। ये जज्बे किताबें पढ़ने से नहीं, जिंदगी के तजुर्बों से पैदा होते हैं। चेहरे से तो खासी कम सिन और ना तजुर्बाकार लगती हो। मैं फूलों की बात कर रही थी ना। वो यकबयक उदास हो गई। थोड़ी या ज्यादा जो भी उम्र मैंने गुजारी है, इसमें मुझे भी तमन्ना रही है कि कोई मुझे फूल दे और मैं फूलों की आरजू में हर बार कांटों से उलझ कर अपनी अना को लहूलुहान करती रही हूँ। लोग गुलों से नहीं, गुल बदनों से प्यार करते हैं। तुम उनसे काफी मुख्तलिफ नजर आए। मैंने खालिद से भी तुम्हारा जिक्र किया था। इजाजत दोगे तो वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। पता नहीं तुम कब से तनहा जिंदगी गुजार रही हो। मैंने गुफ्तगू का रुख खूबसूरती से मोड़ते हुए कहा। माँ बाप कहाँ है तुम्हारे? बहुत लंबी कहानी है, सुनकर उकता जाओगे। उसके लहजे में उदासी कुछ और कह रही होगी। मुख्तसर ये समझ लो कि कोई नहीं है। होता तो तुम उन्हें अपने साथ रख सकती थी, फिर शायद इतनी हिसास न होती। मैंने राय थी यहाँ साथ रख लेती। उसने हैरत और तनफ्फुर के साथ कहा, यह नामुमकिन था। तुम नए नए आए हो, रफ्ता रफ्ता सब मालूम हो जाएगा। खालिद की बीवी बच्चे लाहौर ही में है, तो उसे हफ्ते में सिर्फ एक रात काटे से बाहर गुजारने की इजाजत है। अगली दोपहर से पहले वो फिर यहाँ मौजूद होता है। पाए मुनासिब रोजी मिले तो वो कभी यहाँ न रहता। लेकिन मैंने तो सुना है कि चंद माह पहले किसी की बूढ़ी माँ यही उसके साथ रहती थी। मैंने बेपरवाही से कहा, हाँ वो मेरे सामने की बात है। उसके अल्फाज ने मेरे वजूद में सनसनी से जुड़ा दी। तुकीर की माँ उसके साथ यही रहती थी, लेकिन हर एक तो तुकीर नहीं हो सकता। इसमें कौन से सुरखाव के पर लगे हुए थे? मौजूदा बात से पहले वही यहाँ का बास हुआ करता था। वो वाहिद शख्स था जिसका कोई रिश्तेदार उसके साथ यहाँ रहता था। लेकिन ये भी देखो कि उसके बाद उसकी माँ का क्या हशर हुआ। हशर हुआ? मैंने हैरत के साथ सवाल किया। हाँ, जिस रोज उसके मरने की खबर अखबारों में आई उसी सुबह उसकी माँ का कहीं पता नहीं था, जबकि पिछली शाम बहुत सो ने उसे देखा था। किसी की मजाल नहीं थी कि उसके बारे में पूछता, लेकिन अफवाहें उड़ी थी कि इनाम ने उस बुढ़िया को कूड़ा चलाने वाली बरकी भट्टी में फेंक कर जिंदा जला दिया था। उसका जवाब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बड़ी माँ के उस दर्दनाक अंजाम का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आखिर उस औरत का जुर्म क्या था और इनाम ने किस इख्तियार के तहत उसे चलाया? मैंने बदिक्कत तमाम अपनी आवाज पर काबू पाते हुए सवाल किया। लाइट कार्टेज से मरने वालों का ताल्लुक छुपाने के लिए बुढ़िया को भीड़ चढ़ा दिया गया था। तुकीर के मरते ही यहाँ का चार्ज इनाम को मिल गया था, क्योंकि उस जमाने में भी वो नंबर 2 होता था। डिसूजा तो कई दिन बाद यहाँ सरबराह बन कर आया था। ओह, मैं गहरी सांस लेकर रह गया। रुखसाना ने अपने जवाब से कई गुत्थियां सुलझा दी थी। डिसूजा के खिलाफ इनाम और रहमानी की महाजराई शुरू दिन से मेरे लिए मसला बनी हुई थी, लेकिन अब उसका सबब भी मेरे सामने आ गया था। इनाम लाइट्स कार्टेज में सीनियर था और उसे उम्मीद रही होगी कि तुकीर की मौत के बाद चार्ज उसे दे दिया जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीदों के बरक्स डिसूजा को बाहर से लाकर मुसल्लत कर दिया गया और उन दोनों ने डिसूजा को नाकाम साबित करने के लिए पसे पर्दा अपनी गिरफ्त मजबूत करना शुरू कर दी। अगर डिसूजा की तबीयत सख्त गिर न होती तो शायद वो कभी का नाकाम हो गया होता, लेकिन कुदरत का निजाम किस कदर अटल था कि डिसूजा का मुजरिम मेरे हाथों कैफरी किरदार को पहुंचा था। जब मैंने इनाम की गर्दन दबोची तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वही सफाक बड़ी माँ का कातिल भी था।
उसने बड़ी माँ को जिंदा या मुर्दा बरकी भट्टी में जलाकर गोरो कफन से महरूम किया था। और अब मेरे हाथों में बसी की मौत मरने के बाद वो खुद 3 नंबर के एक मकफिल कमरे में जिमी लॉयड की तस्वीर के साए में चूहों और हशरातुल अर्ज की खुराक बनने के लिए बेगोरो कफन पड़ा हुआ था। उसकी मौत से लाश को छुपाए जाने तक सारे वाकयात किसी मकसद के बगैर हालात के दबाव के तहत रुनमा हुए थे। लेकिन अब रुखसाना बता रही थी कि कुदरत ने अपने इंतकाम लेने के लिए एक खिलौने की तरह अपनी मर्जी के मुताबिक उसे इस्तेमाल किया था, वरना मेरा उस तहखाने का सुराग लगाना शायद एक बहाना ही था। तुम खुद ही सोचो कि इजाजत मिल भी जाए तो ऐसे रूह फरसा हालात में कौन अपने मुतल्लिकीन को यहाँ रखने का खतरा मोल लेगा कि न जाने कब इन बेगुनाहों को अपनी नकरदा गुनाही की सजा सहना पड़ जाए। वो कह रही थी, तो ये डिसूजा यहाँ का मालिक नहीं है? मैंने सादगी के साथ सवाल किया। उसने अपनी दिल का शांके उठाकर मुझे घूरा और कदरे हुसीले लहजे में बोली, क्या यहाँ के मामलात के बारे में तुम वाकई इतने हिला इल्म हो या मेरा इम्तिहान ले रहे हो? कैसा इम्तिहान? मुझे तो नौकरी किए चंद ही रोज गुजरे, अभी तक तो वही मालिक नजर आया। यहाँ सब जिमी लॉयड के मुलाजिम हैं, कुछ उसके मुंह चढ़े हैं जो दूसरों को अपने इशारों पर नचाते हैं। डिसोजा तो फिर भी शरीफ आदमी है। तुकीर के जमाने में कोई लड़की उसकी चीरादस्तियों से महफूज नहीं थी। हर रात वो रंगारंग महफिल सजाने का आदी था। इनाम और रहमानी रात के अंधेरे में किसी को भी सोते से उठाकर उसके दरबार में ले जाते थे। आज जो कुछ होता था उसके बारे में सोच कर भी शर्म आती है।